लखनऊ बीजेपी कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर की बैठक हुई और बैठक में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठक में मौजूद रहे। यूपी सरकार में राज्य मंत्री और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार ने जनता के लिए कई काम किए हैं और साथ ही आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। यूपी निकाय चुनाव 2023 का शंखनाद हो चुका है। आज माना जा रहा है कि जो दूसरी चरण की सूची है प्रत्याशियों की, उस पर भी अंतिम मोहर लग जाएगी। आपसे कुछ देर बाद कोर कमेटी बैठक होनी है। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए मौजूद हैं नरेंद्र कश्यप जी हैं, राज्य हैं और पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष भी हैं। सर, तैयारियाँ पूरी हैं पर कहीं ना कहीं विपक्ष का जो जातिगत वोट का वो है कार्ड है, वो खेलती नजर आ रही है। इसको कैसे रणनीति आप लोग ने बनाई जीतने के लिए? उत्तर प्रदेश की जनता ने जातिवाद, भ्रष्टाचार और परिवार की राजनीति को लंबे समय से खारिज कर दिया है। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी हो या कांग्रेस, अब इनका कोई भी दांव चलने वाला नहीं है। अभी हमने देखा था कि आप लोग का जब स्थापना दिवस था, उसको लेकर आपने सप्ताह चाहा था, आपकी मोर्चे की तरफ से कई कार्यक्रम किए थे। हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की ने इस बार बहन जी चुनाव प्रचार में तो नहीं निकल रही है, पर मुस्लिम कार्ड उन्होंने खेला। 10 जो उन्होंने मेयर किए थे उसमें 6 जो कार्ड है वो मुस्लिम थे। तो लगता है कि MY फैक्टर जो समाजवादी पार्टी इस पर खेलती थी, अब वो ब्राह्मण कार्ड खेल रही है, बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम कार्ड खेल रही है। तो ये जो एक आप लोग विकास की बात करते हैं और फिर से उत्तर प्रदेश को वो जाति वोट बैंक की तरफ लेते जाते दिख रहे हैं, कैसे इसको देखते हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सूझवान है। अब जाति जाति की बात करना, धर्म धर्म की बात करना, किसी समूह को वोट बैंक समझना, ये जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी कांग्रेस करती रही है, उत्तर प्रदेश की जनता उससे ऊपर निकली है। क्योंकि 2 उपचुनाव भी हैं, स्वार में भी उपचुनाव है, रामपुर क्योंकि जो गढ़ था आजम खां का गढ़ कहा जाता था, वहाँ पर उन्होंने अभूतपूर्व बदलाव करके कमल खिलाने का काम किया है। 96 है इस बार। दोनों आपकी सहयोगी दल, क्योंकि आप लोग सहयोगी दल को लेकर चलते हैं, अपना दल हो चाहे निषाद पार्टी हो, सहयोगी दल के रूप में आपके साथ चलते हैं। एक बार फिर से क्या स्वार और 96 में फिर से बीजेपी और सहयोगी दल का कमल और का प्लेट चलेगा? भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती स्वीकार्यता, जन जन में भाजपा के विचार के जाने के बाद जो रामपुर और आजमगढ़ की जनता ने बदलाव की दिशा को तय किया, खासतौर से रामपुर की बात करूं तो लोकसभा और विधानसभा, जहां पर समाजवादी पार्टी ये मानकर चलती थी कि हमारा गढ़ है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलने के बाद प्रदेश की जनता अब इस बात पे भरोसा करती है कि जो पार्टी सबका साथ सबके विकास के सिद्धांत पर आजमगढ़, रामपुर, लोकसभा, विधानसभा जीत सकती है, तो स्वार और 96 की विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ, समर्थन के साथ जीत पाएगी। चुनाव में भारत के अंदर बहुत बड़े परिणाम को परिवर्तित करने वाला है। पिछला चुनाव जो 303 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी, 2024 में देश की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में उस सरकार का गठन करने के लिए 400 सांसद जीतने का लक्ष्य बनाकर चुनाव के मैदान में उतरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नरेंद्र कश्यप जी, बताए थे कि हमारा सरोकार जनता से रहा है, जनता का विश्वास, विकास सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। निकाय चुनाव जी के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और 2024 में 80 में से 80 संपूर्ण कमर खिलाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और यूपी सरकार में राज्य मंत्री और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। आपने सुना उन्हें। और इसके साथ साथ अगली खबर आपको बताते हैं, नोएडा स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के शुभारंभ में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, विधायक पंकज सिंह, सांसद महेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने शिरकत की। इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पहले माफियाओं का दंगा होता था,
अब खिलाड़ियों का दंगल हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन अगर खिलाड़ी ही नहीं आएंगे तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। सांसद ने बढ़िया कार्यक्रम कराया है, जहां 2014 में कांग्रेस की सरकार में 934 करोड़ रुपए का खेल का बजट था, बीजेपी सरकार में 3000 करोड़ से अधिक का बजट है। गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। गौतम बुद्ध नगर में खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने यहां पर प्रतिभाग लिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गौतम नगर से सांसद महेश शर्मा जी। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आज बहुत सारे बच्चों ने प्रतिभाग किया है, क्या कुछ आप बच्चों के लिए कहेंगे? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि मेरे देश का हर बच्चा, हर युवा खेले और उनके लिए खेलों की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। आज उसी सपने को पूरा करते हुए देश भर के सभी सांसद खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस खेल भावना की प्रेरणा को राष्ट्र भावना से जोड़ते हुए, और उन्होंने कहा जब खेलेगा भारत तो खेलेगा भारत। आज उसी तहत आज लगभग 2200 बच्चों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 1106 गांव हैं, शहरी क्षेत्र है। उस पूरे लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभाओं के बच्चे यहाँ पर आए हैं और उनके रहने, खाने, पीने, उनके अवार्ड्स के, इनके खेल की सुविधाएं आप देख रहे हैं कि प्रयास किया गया है कि अच्छे से अच्छी सुविधाएं उन्हें मिले। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि देश का हर बच्चे को सुविधाएं मिलें, और उसका रिजल्ट भी आए हैं। इस बार हम लोगों ने ओलंपिक्स हो या किसी खेल पर हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। यह और भी प्रेरणादायक है, और बच्चों के लिए भी, और माता पिताओं के लिए, कि वो अपने बच्चों का दिमाग खेलों में लगाएं। जब बच्चा खेलेगा तो उसमें कोई धर्म, जाति, बिरादरी की भावना से ऊपर उठकर एक ही भावना डेवलप होगी, राष्ट्र भावना। दूसरा, वो किसी तरह के व्यसनों से, नशे से, जिस तरह की कुरीतियों से बचेगा और अपना मन खेलों में लगाएगा। सर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी यहाँ पर पहुँचे थे। क्या कुछ आप लोगों की आगे की प्लानिंग है, क्योंकि अलग अलग स्टेडियम बन रहे हैं और बच्चे देखिए लगातार पढ़ाई से भी आगे आकर खेल कूदों में भी बहुत ध्यान दे रहे हैं? देखिए, खेल मंत्री जी स्वयं एक खिलाड़ी रहे हैं, और उन्होंने जो हमारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आने के बाद इस खेल व्यवस्था का और आगे बढ़ावा होगा। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में नोएडा, गौतम बुद्ध नगर खेलों में भी अपनी पहचान बनाएगा। अच्छे स्टेडियम यहाँ पर बन गए हैं और भी खेल सुविधाएं डेवलप हो रही हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है यहाँ की युवा सुविधा का फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद सर। देखिए, ये थे हमारे साथ सांसद महेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि सरकार लगातार बच्चों पर काम कर रही है। खेल कूद में बच्चे प्रतिभाग करें, उसको लेकर सरकार जो है विशेष ध्यान देती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं प्रिया राणा। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में लैप्स हुए बजट से कई परियोजनाएं फंस गई हैं, जिसको लेकर के प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी से स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्री जितिन प्रसाद ने लापरवाही के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के 6000 करोड़ से ज्यादा का बजट अफसरों की लापरवाही से लैप्स हुआ है। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी संयुक्त गठबंधन के सियाना नगरपालिका परिषद अध्यक्ष पद प्रत्याशी ताहिर सैफी का टिकट कट गया है। ताहिर सैफी की जगह अब समाजवादी पार्टी ने सबू चौधरी को नगरपालिका परिषद अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। तो पहले ताहिर सैफी को टिकट दिया गया था। सियाना में सपा ने ताहिर सैफी का टिकट काट करके दूसरे कैंडिडेट को वहां पर खड़ा कर दिया है। सपा ने सबू चौधरी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। बाराबंकी जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में एमडीएम का करीब 6.5 करोड़ रुपए दूसरे के खाते में भेजकर
हजम करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल ने 2 विभागीय कर्मचारियों समेत 7 लोगों को दोषी माना है। न्यायाधीश ने इस मामले में 7 अभियुक्तों को 10-10 साल की कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि एक अभियुक्त पर न्यायाधीश ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सन 2018 का मामला है। ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का है, जो मिड डे मील से संबंधित है, जिसमें 7 अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ था। जांच में ये सब लोग दोषी पाए गए, जिनको 7 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माना और एक अभियुक्त को 50,000 रुपये जुर्माना आज अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 के द्वारा सुनाया गया है। कासगंज में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। खेत में फसल की रखवाली कर रहे 2 किसानों के साथ ऊपर आकाशीय बिजली गिरी, जिसके कारण दोनों किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं परिजनों को दैवीय आपदा में आर्थिक मदद का भरोसा दिया है। हमीरपुर जिले की मुस्कुरा पुलिस की लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जिसमें 4 पहिया वाहन का हेलमेट पर चालान किया गया है। चालान में 4 पहिया वाहन को बाइक दिखाकर हेलमेट में चालान किया गया है और इतना ही नहीं, चालान सीट में 4 पहिया वाहन की फोटो भी अपलोड की गई है, लेकिन चालान मोटरसाइकिल पर हेलमेट ना लगाने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया और अपराधियों की सूची जारी की है। इसको अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने पूरी तरह मनमाना और राजनीतिक बताया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मात्र राजनीतिक कारणों से इस सूची में तमाम ऐसे नाम जानबूझकर छोड़ दिए गए हैं जिन पर दर्जनों बेहद संगीन मुकदमे हैं। इनके आपराधिक शोहरत से सभी परिचित हैं। उन्होंने कहा कि विधायक सुशील सिंह पर 25 से अधिक मुकदमे रहे हैं, लेकिन उनका नाम सूची से गायब है। क्षेत्र के उत्तर प्रदेश सरकार ने माफियाओं की एक सूची जारी करते हुए इसके जरिए प्रदेश में कानून व्यवस्था पर पूर्ण अंकुश लगाए जाने का दावा किया है। इसके विपरीत इस सूची को देखने से साफ हो जाता है कि यह सूची पूरी तरह राजनीतिक और मनमाने ढंग से बनाई गई है। तमाम ऐसे नाम हैं जिनको जानबूझकर मात्र राजनीतिक कारणों से इस सूची में नहीं रखा गया है। अधिकार सेना ने लगभग 10 नाम मात्र वाराणसी क्षेत्र के ऐसे सामने रखे हैं जो सीधे सीधे इस सूची में होने चाहिए थे, लेकिन राजनीतिक प्रश्रय के कारण उनके नाम नहीं दिए गए। खबर अलीगढ़ से है, जहां रेलवे स्टेशन के शौचालयों में एक अधेड़ की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। मृतक अपने बेटे के साथ फरखा एक्सप्रेस से सफर कर रहा था। मृतक एटा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस मृतक के बेटे से भी पूछताछ कर रही है। मृतक के बेटे का कहना है 6 आरोपी थे जिन्होंने उसके पिता को मार दिया। वहीं जीआरपी पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शौचालय में एक व्यक्ति की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चाकू से उसकी हत्या कर दी गई है। ये जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल घटना स्थल पे मैं स्वयं और जितने भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही जो फॉरेंसिक टीम है उसके माध्यम से वहाँ का जो भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं वो सारे एविडेंसेस इकट्ठा किए गए हैं। साथ ही बॉडी का पंचायतनामा जो है वो कराया गया है और उनके परिवारजनों को इसकी सूचना दे करके उनसे तहरीर ले करके एफआईआर पंजीकृत करके इस संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। शौचालय अरे अपना नाम बता। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, और पिता का नाम? जॉनी। मेरे पापा का नाम है। हुआ क्या पिता के साथ? मैं मार दिया, 5-6 लोग थे। कहाँ पे मारा? जो मृतक है वो मेरे मामा है और वो बेटा जो है वो पानीपत में जॉब करता है
वहाँ पे ये बाप बेटे दोनों वहीं थे, वहाँ से लौट रहे थे। लौटने के बाद यहाँ उतरे हैं रात में तकरीबन 1:45 के समथिंग, 1:45 बज रहा होगा। उसके बाद दोनों कैमरे में आए हैं, कैमरे उनके पास है CCTV। ये लड़का आगे निकल गया पानी की बोतल लेने, पानी की बोतल लेके वहाँ से पानी वानी भरा है। मामा जो है, जो पीछे बिल्डिंग बनी हुई है रेलवे स्टेशन की, वहाँ बिल्डिंग में जाके अंदर बैठ गए हैं। जब तक वो लड़का लौट के आया हुआ है तो उनको मृतक मिले हुआ है। फिर उसने जाके जो वहाँ पे पुलिसकर्मी घूम रहे थे उनको बताया है। उसके बाद वहाँ सूचना दी है, फिर यहाँ पे आके कोतवाली में सूचना दी है, यहाँ पे थाना में। अमेठी में एक बार फिर बुलडोजर चलाया गया। राजस्व प्रशासन की कार्रवाई से भूमाफियाओं में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि तालाब की जमीन पर दबंगों ने अवैध रूप लेकर के मकान बनाया था, जिसके चलते पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी पुलिस फोर्स के साथ मकान पर बुलडोजर चलाया। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर तिलोई तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।